Hello student, my name is Kamaldeep Singh and I am working as a physics lecturer in Meritorious School Mohali. Today I am going to discuss with you the topic that's name is diffraction of light. In this topic we will also find out the width of the central maxima. So let's start with the topic. Okay student, we are going to study diffraction of light. First of all, we will know what is diffraction of light. Bending of light near the edges of an obstacle or slit and spreading into the region of geometrical shadow is known as diffraction of light. लाइट जैसे ही किसी नैरो स्पेस को पास करती है, किसी नैरो स्लिट से पास होती है, तो वो उस स्लिट की एजिस पर बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस रीजन में भी पहुंच जाती है जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नहीं पहुंचनी चाहिए थी। तो लाइट के इसी बिहेवियर को, इसी फिनोमिना को वी कॉल डाइफ्रैक्शन। लाइट जैसे ही किसी नैरो स्लिट को पास करेगी, इट स्प्रेड इनटू रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। जहां पर शैडो एक्सपेक्ट होता है वहां पर लाइट स्प्रेड हो जाती है। तो ये जो लाइट का बिहेवियर है, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड अ डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम इसको आगे एक फिगर से समझ सकते हैं, तो उससे हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये फिनोमिना कैसे होता है। तो जैसे यहाँ पर फिगर में तुम्हें दिखा रखा है कि हमारे पास एक लेज़र है जिससे रेड कलर की लाइट इमिट हो रही है। इस लेज़र के आगे हमने एक कार्डबोर्ड लगा रखा है और उस कार्डबोर्ड में एक होल किया हुआ है, और होल उतना ही किया हुआ है ताकि ये लेज़र से लाइट रे है वो इससे पास हो सके। इसके सामने हमने एक स्क्रीन रखी हुई है जहाँ पर वो लेज़र की लाइट आकर फॉल करेगी। तो हम देखेंगे कि जैसे ही लाइट रे इस स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है, तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि जितना यहाँ पर डॉट है, ये थोड़ा सा स्पॉट है, जितना उतना ही स्पॉट यहाँ पर हमें स्क्रीन पर मिलना चाहिए था। यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लाइट रे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए वो बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पर एक ब्राइट फ्रिंज बनानी चाहिए थी। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो वी फाइंड आउट कि यहाँ पर एक हमारे पास इस तरह से बिल्कुल ब्रॉड हमारे पास स्पॉट बन जाता है। सेंटर पर ही नहीं बल्कि सेंटर से दूर भी हमारे पास लाइट हमें रिसीव होती है। तो आप फिगर में भी क्लियरली सभी देख सकते हो कि हमारे पास एक ब्रॉड स्पॉट यहाँ पर सेंटर पर बन रहा है, रेदर देन द स्मॉल स्पॉट इन फ्रंट ऑफ दिस होल। एंड उसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पर डार्क हमारे पास आ गया रीजन, एंड अगेन देन यहाँ पर एक फेंटेड सा ब्राइट रीजन भी आ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जिस फिनोमिना के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड द डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर एक रेड लाइन शो हो रखी है विच शो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, बिल्कुल ब्लैक रीजन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फेंटेड सा हमारे पास ब्राइट रीजन आ गया, जिसके कारण इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हुई। उसके बाद फिर इंटेंसिटी डाउन हुई बिकॉज हेयर इज़ द डार्क रीजन, एंड आफ्टर दैट इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए सेंटर पर जाकर मैक्सिमम होगी। एंड उसके बाद फिर से फॉल करने लगी जैसे हम सेंटर से दूर जाने लगे। तो फॉल करने लगी और यहाँ पर जाकर इंटेंसिटी 0 होगी बिकॉज हेयर इज दिस वन डार्क रिंग। एंड आफ्टर दैट जो फेंटेड रीजन था वहाँ पर हाई हुई एंड फिर से लो होगी। तो हमें जो एक्सपेक्टेड था वो तो सिर्फ इतना ही था कि लाइट जो लेज़र से आ रही है वो सीधी बिल्कुल सेंटर पर एक उतना ही होल बनना चाहिए जितना कि होल हमारे पास यहाँ पर कार्डबोर्ड में था। लेकिन वी कैन क्लियरली सी हेयर कि यहाँ पर जो हमारे पास इंटेंसिटी मिल रही है, जो लाइट हमारे पास रिसीव हो रही है, वो एक काफ़ी ब्रॉड स्पॉट में रिसीव हो रही है। तो सो दिस फिनोमिना बाय विच दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड द diffraction of light. So we can say like this: when light from a point source
passes through a small circular aperture, it does not produce a bright dot as an image. यहाँ पर हमारे पास ब्राइट डॉट नहीं मिल रहा इमेज से जो हमें एक्सपेक्टेड था, बट रैदर अ डिफ्यूज सर्कुलर डिस्क नोन एज एरी डिस्क। ये जो हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क हमें रिसीव हो रही है, इस डिस्क का नाम हमारे पास एरी डिस्क है, सराउंडेड बाय अ मच फेंटर सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग, जिसके बाद यहाँ पर एक फेंटर सी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग भी हमें रिसीव हो रही है। सो दिस फिनोमिना दैट ड्यू टू विच ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग दैट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। जो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना है ये हमारे पास टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फ्रेनहोफर डाइफ्रैक्शन। तो फ्रेनहोफर डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, द सोर्स ऑफ लाइट and the screen on which the diffraction pattern is obtained are effectively at infinite distance from the diffracting system। इस प्रोसेस में इस वाले केस के अंदर हमारे पास जो लाइट का सोर्स है एंड जो स्क्रीन है जिसके ऊपर डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट डिस्टेंस वी कॉल एज अ इनफाइनाइट डिस्टेंस। Because distance is infinite, that's why we can say that the light rays will come from infinity and their wavefront will be considered as plane wavefront। इस फिगर से हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्रेनहोफर डाइफ्रैक्शन में हमारे पास कैसे होगा। यहाँ पर हमारे पास एक स्लिट है, दिस वन इज स्क्रीन, यहाँ पर हमारे पास डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होएगा एंड जो स्क्रीन है और जो सोर्स है उसके बीच में डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इसी वजह से जो रेज है वो सोर्स से पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं इस स्लिट के ऊपर। रेज आर कमिंग पैरेलल फ्रॉम दी सोर्स एंड इंसिडेंटिंग ऑन दिस स्लिट। यहाँ पर हम एक लेंस भी लगा रहे हैं, कन्वेक्स लेंस, ताकि हम रेज को कन्वर्स करके इस स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी को हम ले सकें। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर पर जो एक्सपेक्टेड था कि हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, दैट इज़ कमिंग आउट, वो हमारे पास आ रहा है कि लाइट जैसे इस होल से पास करेगी तो सेंटर पर तो वो जाएगी ही और हमारे पास एक मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट वाला पॉइंट हमें रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डार्क फ्रिंज बन गई है, उसको शो करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट है जिससे हमारे पास डार्क फ्रिंज हो रही है। अगेन देन मैक्सिमाइज फॉर्मिंग ब्राइट फ्रिंज, अगेन देन मिनिमाइज फॉर्मिंग एंड अप टू सो ऑन। धीरे धीरे इंटेंसिटी जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे वो कम होती जाती है एंड फाइनली इट गोज टू जीरो। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दी फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो सोर्स होता है लाइट का एंड जो स्क्रीन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट होता है। द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डाइफ्रैक्टिंग सिस्टम। इन दिस केस वी कंसीडर अ सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो इसके केस में हमारे पास जो वेवफ्रंट होते हैं, क्योंकि सोर्स का एंड जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस फाइनाइट है, मतलब कुछ खास दूरी पर वो पड़े हुए हैं, और जो सोर्स से जब लाइट इमिट होएगी देन दे विल ऑलवेज फॉर्म द स्फेरिकल वेवफ्रंट। इन केस ऑफ सोर्स इज एट इन्फिनिटी, उस केस के अंदर जो वेवफ्रंट होएंगे वो प्लेन हो जाएंगे, जो कि पिछले वाले केस में था। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो वेवफ्रंट होएंगे दैट विल बी द स्फेरिकल एंड जो डिस्टेंस होएगा बेसिकली सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में दैट विल बी द finite distance। Next student, we will watch animation video on the diffraction। So suppose light rays are coming from the horizontal direction from the source which is placed at infinite distance। तो इसके केस में जो वेवफ्रंट हमारे पास होंगे वो प्लेन वेवफ्रंट होंगे, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर सोर्स इन्फिनिटी पर होता है तो उसके केस में जो वेवफ्रंट होते हैं डेट आर प्लेन वेवफ्रंट।
और जैसे ये वेव फ्रंट इस स्लिट को इनकाउंटर करेंगे तो इनकी शेप चेंज हो जाएगी एंड इट विल मूव like as shown in this video. So these are the light wave, this is the aperture, and when this light rays are encounter this obstacle, it will bend in this direction. Originally it was coming from the left direction horizontally. Suppose lambda is the wavelength of the light, and to achieve good part of the diffraction, this wavelength should be equal to the width of this slit. So we can see here now the rays are diffracting more than the previous one. इसके केस में जब ये स्लिट की जो विड्थ है वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगी, उसके केस में हमारे पास जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छा फॉर्म होएगा। अब स्टूडेंट हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो डाइफ्रैक्शन का हमारे पास पैटर्न होता है उसको एक बार हम यहाँ पर बोर्ड पर बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, डाइफ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर ऐसे एक स्लिट होती है, इस तरह से हमारे पास स्लिट है और यहाँ पर स्क्रीन है। ओके, सपोज यहाँ पर अपने पास स्क्रीन है, तो दिस इज द स्क्रीन और ये अपने पास स्लिट हो जाएगी। तो हम अज्यूम करेंगे कि इस स्लिट की जो विड्थ है वो d है, d इस स्लिट की हम विड्थ अज्यूम कर लेंगे एंड पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी से इस स्लिट पर इंसिडेंट हो रही है। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है, तो अगर इंफिनिटी से आ रही है तो वो पैरेलल होगी, तो इस तरह से वो इस स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो जैसे वो इस स्लिट को इनकाउंटर करेगी तो हम जानते हैं कि वो इन कॉर्नर पर बेंड हो जाएंगी और बेंड होने के बाद जैसे वो स्क्रीन पर रीच होएंगी तो यहाँ पर हमारे पास डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। ओके, एंड ये जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर बनेगा, अगर हम उसकी जो फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी को शो करें तो वो कुछ इस तरह से शो होएगी कि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा बनेगा इस तरह से। ओके, इस तरह से फिर हमारे पास मैक्सिमा आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर मिनिमा बनना है सिमेट्रिकल, जैसे ऊपर वैसे नीचे, और फिर यहाँ पर हमारे पास मिनिमा आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ओके अप्रोक्सीमेटली इस तरह का कुछ पैटर्न आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन माने, तो यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये जो है मैक्सिमा ये बिल्कुल ओरिजिन के सामने है, इसी वजह से इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो सपोज ये जो एक्सिस है कुछ जो सेंटर से पास हो रही है, ओके, तो ये अपने पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मिनिमम। यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है, तो दिस वन इज द फर्स्ट मिनिमम। इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमा। ओके, अप टू सो ऑन। इसी तरह इसको हम सेकंड मिनिमा बोलेंगे, इसको हम सेकंड मैक्सिमा, सेम नीचे भी इसी तरह से। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा। अगर हमने इसको समझना है जो हमारे पास डाइफ्रैक्शन इस तरह से पैटर्न क्यों बनता है, तो हम करेंगे क्या, हम इस पूरी स्लिट को ना एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, दो इक्वल पार्ट्स में हम सपोज करेंगे कि ये इतना ऊपर वाला जो डिस्टेंस है दिस इज द d/2 और ये नीचे वाला भी जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो d/2। मतलब पूरी की पूरी स्लिट को हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टू इक्वल पार्ट्स में। ओके, और हम कंसीडर करेंगे ये पॉइंट यहाँ पर पहला मिनिमम बन रहा है। ओके, तो सपोज इस पॉइंट का नाम हम P रख देते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो इस पॉइंट के ऊपर इस स्लिट के हर पॉइंट से रेज पहुंचेगी। ओके, क्योंकि ये पूरी जो स्लिट है ये एक्सपोज है लाइट रे से, तो सारी की सारी लाइट रे यहाँ तक पहुंचेगी और हर पॉइंट से जो रेज है उसके बाद इस पी पॉइंट पर पहुंचने वाली है। ओके, तो लेकिन हम क्या कंसीडर करेंगे, हम इस पॉइंट पर समझने के लिए इन दो रे को कंसीडर करेंगे।
और वो दो रे ये वाली होंगी, एक जो इस एज से यहाँ तक पहुंच रही है बिल्कुल स्लिट के टॉप एज से, और एक रे हम कंसीडर करेंगे जो सेंटर से उस पॉइंट पर पहुंचेंगी, तो ये वाली हो जाएगी वो इस तरह से। ओके, उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। ओके, और हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस रे के ऊपर इस तरह से। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो हम जानते हैं अगर ये एंगल 90 है और ये अगर एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी थीटा ही होने वाला है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ओके, एंड दिस एंगल इज 90, तो ये पूरा एंगल तो 90 है, दिस होल एंगल इज 90 वी नो। ये वाला एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो इसको भी थीटा ही होना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम एक ज्योमेट्री लगाकर हम ये जान लेंगे कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होएगा। ओके, उसके बाद अगर ये वाला डिस्टेंस हम देखें तो ये डिस्टेंस d/2 है, तो अगर ये डिस्टेंस d/2 है तो पाइथागोरस लगाकर जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन की वैल्यू देखें तो उससे हमारे पास ये वाला डिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी कि ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास d/2 साइन थीटा आएगा। ये अपने पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पर नहीं बनाते, सपोज इसको कुछ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, दिस डिस्टेंस इज b, ये इतना डिस्टेंस b है। तो हम अब अगर ज्योमेट्री लगाएं ये वाला डिस्टेंस जो b है, तो दिस b डिवाइडेड बाय d/2 दैट इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा। So we can write here कि b upon d/2 दिस इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा। तो b अपने पास कितना आ जाएगा d/2 साइन थीटा। तो ये जो इतना डिस्टेंस b है ये हमारे पास d/2 साइन थीटा आने वाला है। ओके, तो परपेंडिकुलर हमने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो ये वाली रे है और ये वाली रे है वो इक्वल पाथ फॉलो करके यहां तक पहुंच रही है। ओके, परपेंडिकुलर के बाद वाला जो पाथ है वो तो इन दोनों रे का इक्वल है, इस वाली का भी एंड इस वाली का भी, इन दोनों रेस का इक्वल है। बस ये वाला जो पाथ है इतना जो b लिखा हुआ है हमने, जिसको हमने यहाँ पर निकाला है d/2 sin थीटा, ये इतना जो पाथ है ये ज्यादा है जो नीचे वाली रे यहाँ तक पहुंचने के लिए कवर कर रही है। तो मतलब इन दोनों लाइट रे में जो ये वाला पाथ है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस पाथ विल बी द पाथ डिफरेंस। इन दोनों लाइट रे में इतना जो डिस्टेंस है ये हमारे पास पाथ डिफरेंस होएगा। तो अगर यहाँ पर मिनिमा बन रहा है तो ये एक बात पक्की है कि ये दोनों लाइट यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही होगी। जो इंटरफेरेंस होएगा यहाँ पर मतलब जो सुपरपोजिशन होएगी इन दोनों लाइट की यहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिव होएगी, तभी तो हमारे पास यहाँ पर मिनिमा बनेगा। ओके, तो अब हम जानते हैं कि फॉर इन केस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वी नो कि ये जो पाथ डिफरेंस है d/2 sin थीटा ये हमारे पास कितना होना चाहिए फॉर टू बी मिनिमा एट पॉइंट p पॉइंट पर मिनिमा बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये जो d/2 sin थीटा है, d/2 sin ऑफ एंगल थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू द λ/2, क्योंकि ये पहला मिनिमा है। तो अगर पहला मिनिमा है तो उसके केस में हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होता है λ/2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द λ/2। अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 होएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वहां पर फिर मिनिमा बनेगा। तो यहीं से हम 2 से 2 कैंसिल करके एक वैल्यू निकाल लेंगे कि d sin ऑफ एंगल थीटा अपने पास कितना आ जाएगा लैम्डा फॉर द केस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू द लैम्डा। अब हम ये जानते हैं कि जो रेज होती हैं वो क्या पैराक्सियल। तो अगर रेज पैराक्सियल है तो हम sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट tan थीटा। तो sin थीटा विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द tan थीटा। ये इसलिए क्योंकि रेज क्या होंगी, रेज आर पैराक्सियल। ये रेज पैराक्सियल है इस वजह से sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर sin थीटा है वहां पर हम tan थीटा लिख देंगे।
वी कैन राइट डी tan ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू द लैम्डा। तो अपने पास ये निकल के आ गया कि डी tan थीटा लैम्डा के इक्वल है। तो डी tan थीटा अगर लैम्डा के इक्वल है तो tan थीटा को हम यहां से अगर भरें तो अगर ये पोजीशन हम मान लें कि y है, सपोज दिस पोजीशन इज y, ओके, और ये जो डिस्टेंस है अपने पास इसको अगर हम d कंसीडर कर लें तो हम जानते हैं कि tan ऑफ एंगल थीटा कितना होने वाला है, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y बाय d। तो tan थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू द y डिवाइडेड बाय d, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसके बाद यहाँ से y अगर हम कैलकुलेट करें तो y अपने पास कितना आ जाएगा, y की जगह पर इक्वल टू द लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, दिस इज द वैल्यू ऑफ द y, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो ये y क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। जो पहला मिनिमा बन रहा है उसकी पोजीशन है, ये जो पहला मिनिमा बन रहा था उसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी है, दैट इज इक्वल टू द लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। इसी तरह से जो दूसरा मिनिमा बनना है दैट इज द लैम्डा d टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो अपने पास कितना जाएगा, 2 लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d एंड अप टू सो ऑन। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, पहले मिनिमा का इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा वो हमारे पास दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, इसी तरह से। ओके, तो पहला मिनिमा अपने पास आ जाएगा ये। तो पहला मिनिमा अगर ये आ गया है तो हम जानते हैं नीचे भी इतने डिस्टेंस पर ही होगा सेंटर से, तो जो विड्थ आ जाएगी हमारे पास वो विड्थ क्या आ जाएगी, इसी का डबल। ओके, ये जो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा थी इस साइड पर भी एंड इस साइड पर भी, इसी का डबल डिस्टेंस ही तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होएगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 2y हो जाएगा। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हम यहां पर लिख देते हैं कि जो विड्थ होएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसको अगर हम कुछ सिंबल दे दें, ओके, इस तरह से अगर हम उसको d डैश लिख दें तो दैट विल बी इक्वल टू द 2 into y। तो वो हमारे पास कितना निकल आएगा, इस y को यहां पे भर देंगे तो इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, दिस वन। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसका विड्थ कितना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद भी होना चाहिए। आगे स्टूडेंट हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है कि ए प्लेन वेव फ्रंट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट अपॉन अ स्लिट ऑफ 0.2 millimeter width which enable diffraction pattern to be obtained on a screen 2 meter away. What will be the width of the central maxima in millimeter? ये क्वेश्चन बिल्कुल एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये दिया गया है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है एंड वो इंसिडेंट हो रही है एक स्लिट पर जिसकी विड्थ 0.2 मिलीमीटर है, एंड उसके बाद वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है उस स्क्रीन पर जो स्लिट से 2 मीटर अवे है। तो हमें बताना है कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसका जो सेंट्रल होएगा, जो ब्राइट फ्रिंज होएगी, उसका हमें विड्थ बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो डाटा गिवन है दैट इज इक्वल टू द वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, एंड अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं ये आ जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जो विड्थ है स्लिट की दैट इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन दैट गिवन अस टू 2 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू द लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसको हमने पहले ड्राइव भी किया था। तो इसी के अंदर जैसे हम वैल्यूज डालेंगे, लैम्डा की वैल्यू ये जो दे रखी है, हम इसको हम जैसे भरेंगे लैम्डा की जगह पे डी इज़ 2 मीटर एंड स्मॉल डी दिस वन 0.2, एंड मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो रिजल्ट निकल आएगा दैट इज इक्वल टू द 6 मिलीमीटर।
तो जो विड्थ होएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इसका डबल होता है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमारे पास जो विड्थ निकल आएगी डेट इज इक्वल टू द 12 मिलीमीटर। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा उसकी विड्थ हमारे पास 12 मिलीमीटर होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. It is observed that the first minima is at a distance of 2.5 millimeter from the center of the screen. Find the width of the slit. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें वेवलेंथ हमें दे रखी है 500 नैनोमीटर एंड लाइट जो 500 नैनोमीटर की है वो इंसिडेंट हो रही है किसी स्लिट के ऊपर एंड उसके बाद जो स्क्रीन है डेट इज इक्वल टू 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट जिसके ऊपर डाइफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है वो 2.5 मिलीमीटर डिस्टेंस पर है। तो हमें बताना है कि वो जो स्लिट होएगी जिससे लाइट पास हुई थी उसकी विड्थ कितनी थी। तो इसके अंदर जो डाटा गिवन है डेट इज़ अगेन लैम्डा 500 नैनोमीटर। तो जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट दैट इज इक्वल टू 1 मीटर एंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा जिसको हम y लिख सकते हैं वो 2.5 मिलीमीटर है एंड मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फर्स्ट मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट मिनिमा के केस में डेट इज लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इसके अंदर जैसे वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू हमें दे रखी है y गिवन अस 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर एंड d की वैल्यू जो हमें दे रखी है डेट इज इक्वल टू द 1 मीटर। लैम्डा की वैल्यू ये हमारे पास दे रखी है। तो ये जैसे ही सारी वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये आ जाएगा। अब इसके अंदर d है दैट इज अननोन। d इज अ डिस्टेंस ऑफ द स्लिट जहाँ से लाइट पास कर रही है। दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो इसको जैसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो d हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल आएगा एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0.2 मिलीमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप you all have understood diffraction. So thank you.